हेलो गाइज। मध्यकालीन भारत की क्लास में आज यानी मिडाइल हिस्ट्री की क्लास में आज क्लास चलेगा तुगलक वंश। ये बैच चल रहा है, धमाका बैच चल रहा है, यूपीपीसीएस के लिए चल रहा है बैच। और बैच अनाउंस भी हुआ था, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ये रेगुलर क्लास है। भारत में पहली बार हमने अनाउंसमेंट किया था, हमने नहीं, मेरी संस्था द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी यूनि एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भारत में पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर क्लासेस चलेगा। उसी संदर्भ में हमने क्लास लेके आए हैं मध्यकालीन भारत। मैं परिचय तो जानते होंगे, मैं डेली भी 2-3 दिन से क्लास लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात रंजन और यूनि एग्जाम्स फिशर के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। इसके पहले की जो भी क्लास है वो डली हुई है प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पहली क्लास मुस्लिम आक्रमण, दूसरी क्लास गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत की जहाँ से शुरुआत होती है, और तीसरी क्लास जो थी वो खिलजी वंश, और उसके आगे आज हम लोग चलेंगे तुगलक वंश चलेंगे। चलिए, कंडीशन ये रहा कि 1320 ईस्वी में चलिए आगे देखते हैं। हम प्रश्न के माध्यम से ये पूरा तुगलक वंश देखेंगे, प्लस मैटर भी बताते जाएंगे साथ में आप लोग को। तुगलक वंश जो है खिलजी वंश का लास्ट शासक हुआ। खिलजी वंश का वो था मुबारक शाह खिलजी बोलते हैं, मुबारक शाह खिलजी बोलते हैं उसको। और उसी का एक गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर? उत्तर पश्चिम प्रांत का ये गवर्नर था यहाँ का गाजी मलिक। गवर्नर यानी कौन था? उसका नाम था गाजी मलिक। कहीं कहीं गाजी बेग मलिक भी मिलता है, कहीं कहीं गाजी मलिक भी मिलता है। गाजी मलिक ये लोग भी ये दास थे इनके, कहा जाता है कि दास थे। कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में वो ये काम किए थे, उसके पहले जो शासक थे उनके साथ भी काम किए थे। तो गाजी बेग मलिक ने क्या किया कि तुगलक वंश के लास्ट शासक इनकी मृत्यु के बाद यानी हत्या करने के बाद ये एक नई वंश की स्थापना कर डाला। उसका नाम था तुगलक वंश। क्या नाम था? तुगलक वंश। तो संस्थापक कौन हुआ तुगलक वंश का? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो हुआ वह गयासुद्दीन तुगलक हुआ। 1320 ईस्वी में ये क्या किया? स्थापना कर दिया तुगलक वंश का। इन लोगों का शासन जो चला 1320 से लेके 1414 तक चला था, यानी 94 ईयर्स। 94 4 और 9 2 हाँ 94 वर्ष, यानी सबसे अधिक दिनों तक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला जो वंश हुआ वो था तुगलक वंश हुआ था। अब इसी गाजी बिन तुगलक जो था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना कर डाली। फिर गाजी को क्या कहते हैं? गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब पूछेगा ना भाई, गाजी का मतलब क्या होगा? इस गाजी का मतलब होता है काफिरों का शासक। क्या होता है? काफिरों का घातक। जो काफिर है उनके लिए घातक, काफिरों का घातक उनको बोलते हैं। ठीक है। इस गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक आएगा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, उसका बैठेंगे फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद 2 छोटे छोटे शासक बैठेंगे, फिर लास्ट बैठेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 4 2 6 शासक मिलकर पूरा शासन करेंगे तुगलक वंश में 94 ईयर्स तक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक, 25 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एमबीटी का शासनकाल 25 से 51 तक, और एफएसटी का शासनकाल जो चलेगा 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसके बाद फिर शासन करेंगे बीच में छोटे छोटे शासक, और 1300 छोटे छोटे शासक करेंगे, और ये सब पूरा लास्ट में 1414 में क्या होगा? शासन लोग का समाप्त हो जाएगा। अब आइए एक एक करके हम लोग आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, मुबारक शाह खिलजी का उत्तर पश्चिम प्रांत का ये हेड था। ठीक है। अब क्या काम किया देखिए। तुगलक वंश के किस शासक का अभिषेक 2 बार करवाया गया है? 2 बार करवाया है। तुगलक वंश के कौन सा शासक था वो?
ठीक है। तो वो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, इसने 2 बार अपना राज्य कराया था। मैंने हमने एक बुक पढ़ा है, उसमें भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक भी 2 बार राजभिषेक किया था और गयासुद्दीन तुगलक ने 2 बार किया था। इसके हिसाब से दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें हम लोग। गयासुद्दीन तुगलक जो है डाक व्यवस्था करने वाला प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का, प्लस नहर प्रणाली स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। इसके अलावा नहर प्रणाली के अलावा ये इसने क्या किया, जो बटाई का सिस्टम था, मतलब कि पहले जो लगान का सिस्टम था, उस लगान के सिस्टम में क्या था कि लगान का निर्धारण उत्पादन के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने कहा कि नहीं, बटाई के आधार पे, यानी बटाई पद्धति, गल्ला बटाई पद्धति लागू कर दी और पुराने जितने खुद मुकदम चौधरी थे यानी बटाई पद्धति अपनाया इसने। खुद मुकदम चौधरी जिनके विशेषाधिकार छीन लिए गए थे, जिनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिर उनको लौटा दिया खुद मुकदम चौधरी को, ताकि अब टैक्स वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टैक्स का जो दायरा इन्होंने बनाया बुरस का 1/3 बनाया, 1/3 बनाया था इन्होंने। टैक्स का दायरा जो बनाया था 1/3 बनाया था। इसके अलावा इसने दाग और चेहरा, जो सेना थे और सेना में जो घोड़े रखे जाते थे, घोड़ा, उसका दाग और चेहरा की जो प्रणाली थी उसको क्या किया, इसने लागू रखा, दाग और चेहरा की प्रणाली को लागू रखा था। इसके बाद इसने और क्या क्या काम किया, तो अभी फिगर था, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया था। तुगलकाबाद नगर जो बसाया, ये मंगोलों के आक्रमण के कारण बसाया था। तुगलकाबाद नगर बसाया था। फिर ये पहला ऐसा शासक होगा, कौन, गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक होगा जो दक्षिण के राज्यों को मिलाएगा, कहां पे, अपने शासन में। अलाउद्दीन खिलजी ने तो किया, दक्षिण अभियान तो किया, मगर अपने शासन में नहीं मिलाया। मगर पहला ऐसा शासक होगा जो दक्षिण के राज्यों को मिलाएगा अपने में, दक्षिण के राज्यों को मिलाने वाला पहला ऐसा शासक होगा। इसमें पहला जो था वारंगल, यानी तेलंगाना का वारंगल जो था, तेलंगाना का जो वारंगल था, उसको जो काकतीय वंश शासन करता था, उसको काकतीय वंश सबसे पहले उसको मिलाया। ठीक है। और इसके दौरा पे जाते थे इसके भतीजा, नहीं, पुत्र जौना खां जो था, जौना का भतीजा नहीं, जौना खां जो था, जौना खां, वो इसका पुत्र था, वो जाता था, इसके दौरे पे जाता था। जौना खान मतलब MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इतना काम इन्होंने किया था, क्या इसने। उसके बाद तेलंगाना जो बताए हैं, तेलंगाना की बात रुकिए कि दक्षिण भारत की जो राज्य को मिलाया था तेलंगाना को, उसका नाम क्या रखा था इसने, देखिए भाई, तेलंगाना के का नाम रखा था सुल्तानपुर। क्या नाम रखा था, सुल्तानपुर नाम रखा था, सुल्तानपुर नाम रखा था तेलंगाना का। फिर ये लास्ट में दक्षिण भारत के मदुरा तक का विजय पाएगा, मदुरा तक वो अपने शासन में मिलाएगा। सोचिए कि इसने कहां से कहां तक पहुंचा। उसके बाद इसने निजामुद्दीन औलिया से पैसा मांग किया था। इसने कहा कि जितना, औलिया से कहा कि भाई आप जितना लिए हैं वो दे दीजिए पैसा मेरा। तो कहा कि जितने दिए थे वो सब दान में दे दिए हमने। तो इससे खटपट हो गई, संबंध विच्छेद हो गया। मैं औलिया सूफी संत, मैं औलिया की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने इनके बारे में कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। रुकिए इसको मिटा देते हैं। हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त कहा, यानी दिल्ली अभी दूर है, ये कहा था। इनके बारे में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में औलिया कहा था इन्होंने।
फिर अमीर खुसरो भी भाई इससे से थे, तो उन साथ में रहते थे। इनके दरबार में अमीर खुसरो भी रहे थे। और इनका अंतिम अभियान जो होगा वो बंगाल, ठीक है, अंतिम अभियान जो होगा, इनके जीवन का सबसे लास्ट अभियान जो होगा वो बंगाल का अभियान होगा। बंगाल का अभियान होगा, जहां कौन, बुगरा खां, यानी बुगरा खां के वंशज, यानी बलबन का जो पुत्र था बुगरा खां, बलबन का पुत्र था बुगरा खां, इसके वंशज स्वतंत्र हो गए थे और इन्हीं के खिलाफ इसने क्या किया, अभियान कर दिया। ठीक है, चलिए। और इसके बाद भाई इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद जो है, जहाँ तुगलकाबाद बताते हैं, तुगलकाबाद जो शहर बसाया था, वहीं पे शादी समारोह में कोई पहुंचा था, वो मैं नहीं, स्वागत समारोह में, सॉरी, स्वागत समारोह में पहुंचा और वहाँ पे बेचारा लकड़ी का बना हुआ था, उसमें दब के बेचारा मर गया। इसमें कहा जाता है लकड़ी का भवन था, गिरने से दब के मर गए और 2325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं फरवरी मिलता है, कहीं कहीं मार्च मिलता है इनकी मृत्यु का डेट। ये रहा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतनी कहानी। अच्छा, एक बात और, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को भी हराया था और मंगोलों के हराने का इनको मलिक उल गाजी की उपाधि लिया था। मंगोलों के हराने के कारण इन्हें ये मलिक उल गाजी की उपाधि लिए थे। मलिक उल गाजी किसकी उपाधि, मलिक उल गाजी की उपाधि लिए थे इन्होंने। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वंश को दिल्ली का सत्ता से हटकाकर तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो वह है खिलजी वंश के लास्ट शासक मुबारक शाह खिलजी को हराकर गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किन नाम से जानते हैं, तो गाजी बेग तुगलक, गाजी बेग तुगलक या गाजी मलिक तुगलक। गाजी बेग तुगलक, गाजी बेग मलिक, इनका नाम था गाजी बेग मलिक नाम था इनका। और ये मंगोल का आने के बाद मलिक उल गाजी की उपाधि भी ले चुके थे। तुगलक वंश एवं दिल्ली की सत्ता को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर का निर्माण करवाया था, तो वहीं तुगलकाबाद नगर का निर्माण कराया था, जहां पे स्वागत समारोह में जा गए और स्वागत समारोह में लकड़ी के महल गिरने से क्या हुआ, दब के 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, तो तुगलक वंश के ने कितना 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। क्या था, 95 वर्ष तक शासन किया था इन्होंने। 1414 और 1320 घटा लो भाई, 4 9 11, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग और उदारता की दृष्टिकोण दिखलाया और जितने भी जो लगान के सिस्टम थे पुराने थे वो लागू रखें और बटाई प्रथा लाया इन्होंने, गला बटाई, खासकर गला बटाई प्रथा लाया, यानी और इन्हें भूमि कर जो था वो कितना रखा, 1/3 रखा भूमि कर। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला। कौन से इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु को जौना खां को जिम्मेदार मानता है, ये देखिए, फरिश्ता मिलता है इनको, ठीक है। फरिश्ता के बारे में कहा गया है कि जौना खां, और इसका आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फरिश्ता जो था ये क्या किया था कि इतिहासकार कहते हैं कि दबने से मर गया था। कोई बुक में बरनी भी मिल जाएगा, मैं फरिश्ता इसका आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद, गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद उसका पुत्र जौना खां, जौना खां यानी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ये गद्दी पे बैठता है कब, 1325 ईस्वी में। एक ऐसा शासक था ये, एक ऐसा शासक था ये जो
गणित, खगोल शास्त्र, गणित, आरु विज्ञान और दर्शन शास्त्र का जानकार था। दर्शन शास्त्र का जानकार था कौन? ये MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इतना बड़ा विद्वान था। ठीक है, ये 1925 में बैठता है गद्दी पे, मार्च में। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्रश्न आइए, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संबंध में इन्होंने क्या किया कि 5 योजनाएं लागू की पूरे शासनकाल में। घटना और सुनिए जिनके बारे में कि सबसे अधिक साम्राज्य MBT के समय ही था, पूरा साम्राज्य, यहां तक उत्तर भारत, पश्चिम भारत सब तक साम्राज्य था, बंगाल तक था ये। MBT के समय सबसे बड़ा साम्राज्य था। और बर्नी कहता है कि पूरे साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांटा गया था। 23 प्रांतों में बांटा गया था, बर्नी के अनुसार यह है। और यह भी है घटना इनके साथ कि इन्हीं के शासनकाल में टोटल 34 विद्रोह हुए हैं। 34 विद्रोह हुए हैं, जिसमें से 23 विद्रोह तो सिर्फ दक्षिण भारत में, जिस दक्षिण भारत को गयासुद्दीन तुगलक ने मिलाया था और संभाल के रखा था और इन्होंने शासन भी किया था, वो 23 विद्रोह जो है सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में हुए थे। इसमें देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य सबसे पहले मदुरा अलग होता है इससे। मदुरा इनाम मुल्क, उसका नाम था एनायल मुल्क उनका नाम था। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कौन? एनायल मुल्क। देख लीजिए फिर से, मदुरा स्वतंत्र होता है और इसका नाम था एनायल मुल्क, जो नाम के व्यक्ति था, ये स्वतंत्र कर लेता है। दूसरा जो स्वतंत्र होता है, मैं फेमस बता रहा हूं, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर 1336 में हरिहर बुक का, अलग से पढ़ना भी है हरिहर बुक का। 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर डाला। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर डाला किनके समय? MBT के समय। कहानी बता रहा हूं मैं कि सबसे बड़ा साम्राज्य, प्रांत भी सबसे अधिक, सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं। इसमें देखा गया कि दक्षिण भारत में सब विद्रोह जो हुए थे वो 23 विद्रोह थे, टोटल 34 विद्रोह थे। फेमस विद्रोह जो उत्तर भारत के फेमस विद्रोह जो रहे हैं और विद्रोही जो रहे हैं इनके दरमियान में, एक तो था विद्रोह, देखिए आते हैं प्रश्न में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई उत्तर भारत में विद्रोह बता ही चुके हैं आपको, स्वतंत्र हो गए तो बस जानकारी ले लीजिए कि क्या क्या हुआ कहानी इनके बारे में। उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए उसमें फेमस विद्रोह हुआ, एक तो था, उसका नाम था बहाउद्दीन गुरसप। ये दक्षिण का था बहाउद्दीन गुरसप। एक मुल्तान का विद्रोही था किसलू खां। इसको उपाधि मिला था किसलू खां की, गयासुद्दीन तुगलक के माध्यम से इसको उपाधि मिला था। ऐसे इसका नाम था बहराम आसबा नाम मिलता है। किसलू खां की उपाधि इसको गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। ये भी विद्रोह किया था। और एक विद्रोह हुआ था, बंगाल का विद्रोह हुआ था। बंगाल एक ऐसा राज रहा भारत में जो पूरे दिल्ली सल्तनत को, मुगल काल को, ब्रिटिश को नाक को चने चबाता रहा। कभी गुलामी की जंजीर लगातार नहीं बन सका उस पर। तो बंगाल का जो गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन के नाम से गयासुद्दीन ने विद्रोह किया था। गयासुद्दीन, चले आइए इधर से बताते हैं, इधर से। अब देखिए अब आगे कि प्रश्न क्या है, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं हम लोग। अब पहला है कि कौन असंगत है। तो देवगिरी से जो राजधानी परिवर्तन किया 1327 ईस्वी में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया 1327 ईस्वी में। खुरासन अभियान, कराची अभियान जो हुआ 32-34 में, और दोआब में कर जो वृद्धि हुई 34-35 में। यानी इसका आंसर जो होगा दोआब में कर वृद्धि। इसका आंसर होगा क्या होगा? दोआब में कर वृद्धि, क्योंकि ये गलत है।
दोआब में कर वृद्धि। देखिए क्यों कि देवगिरी का जो राजधानी था, जो बनाया था इसने सॉरी, जिसका क्रम है, इसका जो क्रम है, पहले दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि क्रम है। उसके बाद है देवगिरी को राजधानी बनाना, देवगिरी को राजधानी बनाना। दूसरा जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा खुरासन अभियान, खुरासन अभियान। और तीसरा कराचिल अभियान, कराचिल अभियान। ये जो क्रम बताया है बर्नी बताया है, मगर इतिहासकार जो है, कुछ इतिहासकार जो इसमें है, वो कहते हैं कि नहीं पहले कराचिल अभियान हो गया था। डेट थोड़ा उल्टा बताते हैं, अब हम लोग याद रखना, बर्नी के हिसाब से याद रखना है हम लोग को। अब देखिए कि भाई देवगिरी की राजधानी बनाना, डेट पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये डेट पे कंफ्यूजन ये है, कहीं कहीं आप मिलेगा द्वार में कर विधि 25-26, 1325-26, देवगिरी की राजधानी 1327, और सांकेतिक मुद्रा कहीं से 27-28 मिलता है, तो 27-28 क्रम याद रखना सिर्फ। कराचिल अभियान, खुरासन अभियान 30-31 मिलता है, कहीं के 32-34 मिलता है, तो डेट पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। क्रम यही रहेगा, क्रम देख लीजिए फिर से, द्वार में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन और कराचिल अभियान, ठीक है। इस हिसाब से द्वार में कर वृद्धि जो लास्ट है वो गलत है। अब एक एक करके हम सबके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब यहीं से देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक प्रति कृषि, एक अलग से कृषि विभाग की स्थापना की थी, और फसल चक्र यानी सस्यावर्तन प्रणाली, फसल चक्र होता है, सस्यावर्तन प्रणाली अपनाया था? वो था कौन? हमारे एमबीटी साहब, एमबीटी साहब। अब देखिए यहीं पे बताते हैं, पहले बताया ना कि दोआब में कर वृद्धि की जो इनकी मंशा थी उनके बारे में जानते हैं हम। दोआब में कर वृद्धि में उन्होंने क्या किया कि 50% टैक्स लगाया, पहले टैक्स लगाया, पहले से जो प्रणाली आ रही थी उसे चलने दिया, उसका घरी कर और चराई कर जो लगाना था वो लगा दिया। ये कर जो अलाउद्दीन खिलजी लगाया था, उसके बाद ये एमबीटी लगाएंगे। टैक्स लगाते ही स्थिति हुई कि इनके शासनकाल में अकाल आ गया और महामारी की स्थिति हो गई। खुद तो छिप के चले गए कहा? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण द्वार कन्नौज के पास, यूपी पढ़ रहे हैं, यूपी में पड़ता है कन्नौज, वहीं पड़ता है गंगा नदी के पास स्वर्ण द्वार, वहां छिप गए। मगर इन्होंने किसानों के हित के लिए काम करते रहे। इन्होंने क्या किया कि अलग से कृषि विभाग की स्थापना कर डाला, जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही ने किसान विभाग की स्थापना कर डाली, कृषि विभाग की। उसके बाद आय व्यय के हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर बनवाया कि कितना आया और कितने व्यय गया, हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर। फिर अकाल संहिता लगवाया, अकाल संहिता तैयार कराया कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। फिर इसी समय इन्होंने क्या किया कि कृषि ऋण दिया सोंधर के रूप में, इसका नाम था कृषि ऋण दिया। भाई अब पैसा आए कहां से लोगों के पास? तो उन्होंने दिया कृषि ऋण दिया, जिसको सोंधर भी कहते हैं। सोंधर नाम से जानते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि सोंधर किसे कहते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुएं खुदवाए। भाई पानी की आवश्यकता, भाई उनको लगा कि द्वाब में, गंगा द्वाब के बेल्ट में उपजाऊ भूमि जमीन है, तो अकाल क्यों पड़ सकता है यहाँ पे, तो टैक्स बढ़ा दिया था कि उपजाऊ अधिक भूमि है, लगान अधिक, मतलब प्रोडक्शन अधिक होता है, तो लगान भी लगाया जाए दबा के। मगर उलट गया, यही किस्मत कहते हैं इसको, इसलिए इनको पागल कहा गया है। और इनको पागल जो कहा है, इन्हें किसने कहा है? पागल शासक कहा है इनको, शायद बर्नी ही इनको पागल शासक कहता है। एक मिनट मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा मिल जाएगा मुझे। इसके बाद कुएं खोदने लगे, फसल चक्र अपनाया यानी सस्यावर्तन प्रणाली। ठीक है, एक फसल के बाद दूसरा फसल उत्पादन करना है, ये नहीं कि एक साथ लगातार कोई फसल उत्पादन करना है। ये सस्यावर्तन प्रणाली भी इन्होंने लगाया था। उसके बाद कृषि ऋण, तकाबी ऋण, जिसको कृषि ऋण बोले हैं, तकाबी ऋण जो बोलते हैं, सौंदर्य प्रणाली भी लाया था इन्होंने। इतना काम इन्होंने किया था और कुएं खुदवाए थे, इतना काम किया, तब जाके समस्या कंट्रोल में आया।
दुआ कर वृद्धि की ये कहानी है पूरी। ठीक है, दूसरा जो अभियान था, देखिए, हाँ, दीवान एक कोई किससे संबंधित है, तो एमबीटी से संबंधित है। हाँ, दूसरा इनका काम था देवगिरी से मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गए थे, तो दौलताबाद, यानी देवगिरी जिसको बोलते हैं, देवगिरी बोलते हैं। और देवगिरी को ही कुतुब इस्लाम भी बोला गया है। क्या बोला गया है? कुतुब इस्लाम भी बोला गया है इसको, यानी इस्लाम का केंद्र, कुतुबुल इस्लाम कहा गया है, इन इस्लाम का केंद्र कहा गया है। यानी दुआब में कर वृद्धि के बाद इनका दूसरा काम था क्या? राजधानी परिवर्तन करना। क्या कारण था भाई? दिल्ली केंद्र था, ये तो क्या था? तो पूरे उन्होंने का कहना यह था कि दक्षिण भारत में शासन चल रहा है और उत्तर भारत से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना मध्य में हम क्या करें, राजधानी स्थापित कर दे। तो इसने दौलताबाद राजधानी लेके ट्रांसफर करके ले आया, और आने से पहले सराय बनवाए, नहर बनवाए, सराय बनवाए, लोग जाने के रास्ते बनवाए, जितनी है सब व्यवस्था की है। और स्थिति ये हुई कि लास्ट में फिर दोबारा इनको चेंज करके राजधानी कहाँ लाना पड़ा? देवगिरी खुद लाना पड़ा, दिल्ली लाना पड़ा खुद। ठीक है, कहना है इसामी इसमें कहता है, इसामी कि इसका एक मकसद ये था कि दिल्ली वासियों को दंडित करना भी इनका मकसद था। बर्नी कहता है कि साम्राज्य केंद्र में होने चलते देवगिरी राजधानी देवगिरी किया गया, दौलताबाद की राजधानी देवगिरी किया गया था। ठीक है, फ्लॉप हुआ, फिर वापस आ गए। ये दूसरे अभियान था इनका। तीसरा अभियान जो था, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? सांकेतिक मुद्रा का, यानी एमबीटी के द्वारा किया गया था। एमबीटी के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इन्होंने क्या किया सांकेतिक मुद्रा के चक्कर में कि इन्होंने सैनिक संख्या बढ़ा दिया, और उसमें चांदी का टका जो चल रहा था उसके जगह पे कहीं कहीं क्या मिलता है? तांबा मिलता है, कहीं कांसा मिलता है। एनसीईआरटी में कांसा ही मिलेगा आपको। कांसा का जीतल का प्रयोग कर लिया। दोनों में तुलना यह था कि भार में तुलनात्मक अंतर नहीं था, एक ही था। इसलिए हुआ कि जितने हिंदू परिवार थे खुद टकसाल स्थापित कर लिए और ढालना शुरू कर दिए। चांदी को क्या किया? रिजर्व करना शुरू कर दिया लोगों ने। इसके पहले ईरान में ये जो था, ईरान के शासक थे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, वो तो सफल होया, मगर चीन का जो शासक कुबलई खां था, कुबलई खां, इसने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, असफल हो गया था। इससे भी सीख नहीं ले पाए, और इसका घाटा क्या हुआ कि दोबारा चांदी के सिक्कों को इनको लाना पड़ा। इसका कहना यह है कि विशाल सेना रखने के लिए पूरा ये भी असफल प्रोग्राम। कहीं कहीं 1330 मिलता है, कहीं 27 मिलता है, डेट पे कंफर्म नहीं करना है। अब देखिए चौथा, अब इसका अभियान जो खत्म हुआ, इसका चौथा अभियान जो था खुरासन और कराची अभियान जो था, खुरासन और कराची अभियान। एक स्वप्न दो क्या होते बोलते हैं कि इस अभियान को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सपना टाइप अभियान था। कैसे? खुरासन के जो शासक थे, खुरासन के शासक उसी पे चाहते थे, खुरासन पे चाहते थे ये लोग क्या करना? कब्जा करना। ट्रांसएक्शन क्षेत्र में पड़ता है। मगर वहां देखिए स्थिति ये हुई, एक मंगोली था, तरमासरीन नाम था, हाँ तरमसरीन, इससे दोस्ती किया किसने? एमबीटी ने। और उसके बाद ये लोग सोचे कि क्यों ना हम ट्रांसएक्शन राजनीति में खुरासन पे कब्जा करके और प्रच्छेद फैला दें। मगर स्थिति ये हुई कि ट्रांसएक्शन क्षेत्र में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और वहाँ के जो शासक थे कौन थे? अबू सैयद, वो हार गए और वहाँ से भाग गए। वहाँ से हारे और भाग गए। उसी बीच क्या हुआ? तरमसरीन जो था शासन पद से हटा दिया गया, और धीरे धीरे करके ये अभियान भी समाप्त हो गया। मगर कंडीशन ये हुआ कि इसमें 3,70,000 सैनिक की बहाली हो चुकी थी इस अभियान के लिए, और 1 साल का अग्रिम पेमेंट भी दे दिया गया था। सोचिए, तुनुक मिजाई चलते ये घटनाएं घटी, और इसलिए ये हुई कि अभियान फ्लॉप। इसके बाद चौथा अभियान हुआ कराची अभियान। कहा जाता है ये कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा में है, और वो ठंडा प्रदेश है। उस अभियान पे भेज दिया सैनिकों को, एक भी सैनिक बच के नहीं आ पाया। उस काल वही था, कुल्लू घाटी के काल वही था,
और कालक्रम में बहुत से सैनिक हताहत हुए और ये भी अभियान फ्लॉप। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है एक सन की टाइप का व्यक्ति और किस्मत का मारा भी। आइए, इन्हीं के समय मध्यकालीन, देखिए प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था मोरक्को निवासी था। कहीं कहीं मूर बोलेंगे, अफ्रीका मूल में पड़ता है, अफ्रीकी मूल में पड़ता है। ये 1332 ईस्वी में, कहीं कहीं 33 भी मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 33 भी मिलता है, कहीं कहीं 32 भी मिलता है, ठीक है, इसकी ईस्वी में आया। और किनके दरबार में आया था? तो एमबीटी के दरबार में आया था। जब आया तो इनका स्वागत हुआ और दिल्ली की काजी नियुक्त कर दिया गया था। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। 10 वर्षों तक काजी रहने के बाद 1342 ईस्वी में चीन के शासक के पास इनको राजदूत बना के भेजा गया और वहीं से वो यात्रा समाप्त करके चले गए, मोरक्को अपने चले गए। जब वो चीन का शासक कौन था? तो तोगन तुमर था। तोगन तिमूर बोलते हैं, तोगन तिमूर शासक था इसका, ठीक है। इन्होंने एक लिखा था, यात्रा वृत्तांत लिखा था, यानी रेहला, और इसी में पूरे भारतवर्ष का वर्णन कर दिया है इसने, भारतवर्ष का वर्णन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो एमबीटी के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, किसने शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो रेहला में क्या क्या है? तो रेहला में एक ऐसा है कि इन्हें बताया कि दिल्ली राजधानी प्रबंधन कैसे किया, एमबीटी और क्या क्या काम किया, मगर सबसे अधिक विस्तृत विवरण डाक व्यवस्था के बारे में दिया था उसने। डाक व्यवस्था के बारे में सबसे अधिक विवरण दिया था। तो क्या है, इब्न बतूता द्वारा जो रेहला बुक था उसके माध्यम से डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण दिया था इसने। उसके बाद है, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वही एमबीटी था। इसकी एक धार्मिक नीति क्या थी भाई? इसने धार्मिक नीति बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। धार्मिक नीति, सबसे पहले तो होली का त्यौहार हिंदू का आता है, उसमें भाग लिया, पहला शासक हुआ। इसके बाद अजमेर में चिश्ती का दरगाह है, ख्वाजुद्दीन मुईनुद्दीन चिश्ती के दरबार में गया, दर्शन किया। फिर बहराइच में बहराइच जो यूपी में पड़ता है, बॉर्डर इलाका है, नेपाल के पास है ये, और यहाँ सलार सैयद मसूद का वो मकबरा है, उस पे जो है वहां पे भी दर्शन किया था इसने। इसके अलावा इसने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण कराया था। औलिया के और भी लोगों का कराया था, अजुद्दीन का कराया था, फेमस है निजामुद्दीन औलिया, इसके मकबरे का निर्माण कराया था। इसके बाद इसने होली त्यौहार को मनाया था इसने। इसका जैन विद्वानों को संरक्षण दिया और उनको भूमि विधान में दी थी, वो था जिन प्रभु सूरी प्लस राजशेखर, जैन विद्वान थे, संरक्षण दिया इनको, जैन विद्वानों को जमीन दिया दान में और कहा कि अपने हिसाब से काम कर लीजिए। और इसकी एक खासियत थी, ये चाहता था कि हर धर्म के मार्मिकता को समझे, क्या है मर्म। फिर अकबर मिलेंगे इसे करने वाले, ठीक है। इतनी थी इनकी धार्मिक नीति। उसके बाद हाँ, मगर चिराग दिल्ली जो थे ये विरोधी थे, चलिए विरोधी बहुत लोग होते हैं। इसके बाद इसने क्या किया कि खलीफा से मानता लिया, खलीफाओं को सिक्कों पे, खलीफाओं को जो सिक्कों पे क्या किया, उसने नाम लिखवाया सिक्कों पे। और खलीफा से मानता लिया तो क्या लिखा था सिक्कों पे ही, अल सुल्तान जिल्ले इलाही, ईश्वर का वही बाल है। सिक्कों पे इसने क्या किया, अल सुल्तान जिल्ले इलाही, रुकिए फ्रेश कर दे आपको। अल सुल्तान जिल्ले इलाही, जिल्ला कहीं मिलता है, कहीं जिले मिलता है, इलाही, ये सिक्कों पे लिखवाया था उन्होंने अपने, ठीक है।
उसका जो उत्तराधिकारियों की निकाह, ये काम इन्होंने किया एमबीटी ने। उसके बाद जो प्रश्न है क्या है, हाँ, इतिहासकार बदाऊनी ने किसके बारे में कहा है, किसके मृत्यु के बाद कहा है कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तानों से मुक्ति मिल गई, तो वो है एमबीटी के बारे में कहा है। कहा गया सन की साम्राज्य था जिसने पूरा क्या साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इसके बारे में कहा कि इसने वंशज के आधार पे ना योग्यता के आधार पे लोगों को नियुक्त किया, योग्यता के आधार पे लोगों को नियुक्त किया। उसने निम्न जाति के लोगों को भी शामिल किया था इसमें, योग्यता के आधार पे जो जैसा होगा उस योग्य उसके वो मिलेगी। मुसलमान उलेमा को व्यवहार में बाहर रखा। और कहानी लास्ट में ये हुआ कि 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा में, 1351 में सिंध के ठट्टा में विद्रोह को दबाने गया था। सिंध में ठट्टा बंदरगाह के पास इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद अगला जो प्रश्न देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मुहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहास ने कहा है? बताइए आप लोग, धनवानों का राजकुमार किस इतिहास ने कहा है, कार ने कहा है? तो एडवर्ड थॉमस ने इनको धनवानों का राजकुमार कहा है। इनको मिल गया। धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? तो एडवर्ड थॉमस ने इनको धनवानों का राजकुमार कहा है। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था करने की, अब यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ देखिए कि एमबीटी के बाद, उनके मरने के बाद ये कंडीशन ये होता है कि आता है शासन करने कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसका चचेरा भाई रहता है। कंडीशन होता है कि इसकी माँ जो है एक जाट परिवार से थी, यानी हिंदू थे ये लोग। तो इनमें एक कंडीशन ये भी था कि इनमें हिंसा की भावना भी थी फिरोज शाह तुगलक जब शासन करने आए। और उस समय ये कंडीशन था, जितने जो सरदार थे वो एमबीटी से खिंच खा चुके थे, क्योंकि वंशज के आधार नहीं, योग्यता के आधार पर दिया था। उलेमा भी खाए हुए थे, तो विद्रोह की संभावना थी। इसलिए सभी उसने क्या किया, सभी को माफ कर दिया। क्या क्या माफ किया सुन लीजिए अब इसमें। ऋण माफी, जो भी ऋण लिए हैं वो माफी। अधिकारियों को, जो भी अधिकारी होंगे सब वंशानुगत, एक वंश के बाद आपका बेटा, आपके बेटा के बाद आपका बेटा, यदि बेटा न हो तो बेटी, बेटी के बाद नातिन की पारी थी। और इसके लिए इसने क्या किया कि घूस देना शुरू कर दिया कि भाई आपकी कंडीशन ये है कि दाग और चेहरा चल रहा था प्रथा, तो भाई आपका घोड़ा कैसे भाई होगा? तो उसने अपने ही अधिकारियों को पैसा दिया कि ये पैसा देके, अधिकारी को देके आप अपना प्रस्ताव पास करवा ले। तो घूस देने की प्रथा जो है शुरुआत यही करने वाला था, घूसखोर था मतलब ये। चलिए, तकाफी ऋण वितरित किया, किसानों को आय के लिए ये इतना काम किया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापिस नहीं लेता, तो खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूं? यह कथन किसके शासक के आत्मकथा में लिखा हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक। इसने फुतवाते फिरोज शाही नामक किताब भी लिखा था, उसकी आत्मकथा थी फुतवाते फिरोज शाही नामक किताब लिख डाला इसने। फुतवाते फिरोज शाही नामक किताब लिख डाला इसने। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से इसने रोजगार कर्यालय की स्थापना कर दिया। अब देखिए सुनिए, इसमें यह काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने रोजगार कर्यालय बनाया बेरोजगारों के लिए, और दासों के लिए एक अलग से विभाग बनाया, बंदगान। उसके बाद इसने खैरात अस्पताल स्थापित किया, खैरात अस्पताल स्थापित किया, जिसके माध्यम से आपका फ्री में इलाज होगा। हज जाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया, भाई मैं लगाऊंगा पैसा।
उसके बाद इसने दीवाने इत्तेहाक, उसके बाद क्या किया इसने, गरीब लड़कियों की शादी का, गरीब लड़कियों के लिए शादी का प्रबंध किया, गरीब लड़कियों के शादी का प्रबंध किया, और उसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात की कहानी ये थी, इसमें विधवा वृद्ध जितने थे सबको पेंशन दिया जाएगा, दान विभाग, इसको दान विभाग नाम दिया गया था, दान विभाग नाम दिया गया था, यानी विधवा पेंशन वाले विधवा वृद्ध जितने होंगे सबको पेंशन दिया जाएगा, और गरीब लड़कियों, खासकर मुस्लिम गरीब लड़कियों के शादी का प्रबंध भी करना था, इस विभाग का काम था। उसके बाद दारुल सफा था। दीवान इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था, ये भी स्थापित किया था। इसके अलावा इसने कहा कि दासों का क्या काम करेंगे, दास दीवाने बंदगान था, सबसे अधिक दास इसी काल में थे, 1,80,000 कहीं कहीं मिलते हैं। इसके लिए उसने क्या किया कि बाग लगवाया, बाग लगवाया, बाग, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो जाए, प्लस बाग लगवाया कितना, दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाया था, 1200 बाग लगवाया था इसने। देखिए आ गया प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग था दीवान खैरात विभाग, वो था एफएसटी के समय था, दीवान खैरात विभाग। दूसरा प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक सबसे लास्ट शासक होगा, इसमें बताएंगे अभी। दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया, तो तैमूर लंग, तैमूर लंग जो 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है, और 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है, और इसी के साथ ही नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक उसमें शासन करता था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और ये इसके साथ ही अंत हो गया इसके शासन का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो बताया ना एफएसटी में कहीं कहीं 1,80,000 मिलता है, कहीं कहीं कुछ और मिलता है, सबको लगा दिया था कहाँ, बाग लगवाने में। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला एक अलग आरज विभाग स्थापित किया था, सही बात है। बलबन ने अपने सेना के घोड़े दागने की पत्ती शुरू की, सही बात है। कहा कौन सा कथन सही है, तो आरज विभाग ये नहीं, आरज विभाग बलबन किया था, और घोड़ा दागने पर था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एमबीटी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठा, चाचा बैठा ये भी गलत है, भतीजा बैठा था भाई, चाचा क्यों, भतीजा भाई था, चचरा भाई था ना वो। और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना कर डाली थी, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर प्रणाली गियासुद्दीन तुगलक, और नहरों का जाल जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसने 5 बड़े नहर का निर्माण किया था, 5 बड़े नहर का निर्माण, ठीक है। और सिंचाई प्रणाली के लिए इसने क्या किया कि एक कर भी लगाया था, हक ए सर्व, हक ए सर्व, जो 10% यानी 1/10 भाग देना पड़ता था आपके पूरे लगान का, मतलब जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका। 5 बड़े नहर जो बनवाए थे उसमें इसका नाम था राजवाही नहर, एक नाम फेमस है राजवाही, ठीक है। और उसके बाद है उलूग खानी नहर, उलूग खानी नहर, हाँ, राजवाही नहर, उलूग खानी नहर, और नहर ए फैज, नहर ए फैज। नहर ए फैज के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने इसका विस्तार कहां तक, दिल्ली के चांदनी चौक तक किया था, मतलब चांदनी चौक भाई, चांदनी चौक तक इसका विस्तार किया था शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद एक नहर का नाम आता है सवाह नहर, साहब नहर नाम आता है, ऐसे करके फेमस 4-5 नहरें जो हैं वो फेमस है, ये राजवाही, उलूग खानी, नहर फैज, सवाह नहर, ये सब फेमस उसके नहरें हैं। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। इसने क्या किया, और टैक्स के लिए क्या किया, सबसे पहले तो एक शेख हिमायुद्दीन था उसको नियुक्त किया, और कहा कि टोटल इनकम बताओ भाई सरकार का, पूरे मुगल दिल्ली सल्तनत का, तो उसने 6 करोड़
इसने 6 करोड़ 75, कहीं 85 मिलता है, 85 लाख कहा कि टोटल इनकम है आपके यहाँ का भाई। इसने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं कि जो 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 कर है 23 प्रकार के कर है, इसको समाप्त कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं, कर समाप्त करो। 4 कर को इसने वो किया। 4 कर में कौन कौन आया? खराज, खराज यानी भूकर है ये। दूसरा जकात, जकात है मुस्लिम धार्मिक कर था, मुस्लिम धार्मिक कर था, ये मुस्लिम धार्मिक कर था जो 2.5% लगता था धनी मुसलमानों के पास। जजिया, जजिया था, ये ब्राह्मणों पे लगता था, ब्राह्मणों पे लगता था। पहली बार ऐसा शासक हुआ जो ब्राह्मणों पे जजिया कर लाया था। ये हिंदू माने गैर मुसलमानों का कर था, जो धार्मिक कर था ये। प्लस कहीं कहीं 50% तक घोषला गया है भाई, इसमें कहा गया है विद्वानों द्वारा। उसके बाद खुम्स, खुम्स जो है जो लूट माल की कर था, जो सैनिक जाते थे कहीं क्षेत्र से तो उनके बदले में उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर देते थे, वो खुम्स था जो 1/5 और 4/5, 1/5 भाग राज्य का, 4/5 भाग सैनिकों का होता था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको चेंज करके 4/5 और 1/5, और एमबीटी ने भी चेंज करके इसको कर दिया था इतना। चलिए इतने कर के बाद खराज भूकर था। और खराज पे टैक्स कितना लगता था? तो खराज पे जो टैक्स लगता था 1/6 कहीं कहीं मिलता है, टैक्स 1/6 मिलता है। ऊसर भूमि पे 10%, जहां जहां ऊसर भूमि है, जहां उपजाऊ नहीं है, वहां पे कहा कि 10% दो ना यार, काफी है, मैं टैक्स दो, तुम लोग बिना टैक्स के काम नहीं चलेगा तुम्हारा। इस सब का जिक्र कौन करता है भाई? फुतवाते फिरोजशाही में एफएसटी द्वारा जितने कर लिए गए हैं सबका जिक्र मिलता है फुतवाते फिरोजशाही में। तारीख फिरोजशाही बर्नी के द्वारा लिखी किताब है। अनेक कृषि विकास के लिए नहर का जो विवरण मिलता है वह सिरात फिरोजशाही में। नहर प्रणाली का जो जिक्र मिलता है, नहर प्रणाली का, एक मिटा देते हैं आपको। नहर प्रणाली का जो जिक्र मिलता है सिरात फिरोजशाही, इसके लेखक अज्ञात हैं, सिरात फिरोजशाही, फिरोजशाही, ठीक है। इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में हेनरी एलियट जो बताया था कि 17 बार आक्रमण किया था, कौन? मोहम्मद गजनवी द्वारा, वही हेनरी एलियट और एलिफिस्टन दो इतिहासकार थे। हेनरी एलियट, हेनरी एलियट प्लस एलिफिस्टन, एलिफिस्टन, इन दोनों ने क्या किया था? बताया था कि सुल्तान युग का, मैं सल्तनत युग का, सल्तनत युग का अकबर कहा है इसको। भाई इतना बढ़िया काम कौन कर सकता है? इसने सबका ख्याल रखा था। कहानी एक है कि इसने राजनीतिक स्तर पे कोई विशेष आक्रमण नहीं किया ताकि इसका विस्तार कर सके, बस एक दो विद्रोह हुए थे, उसी को दबाने के लिए गया, खासकर बंगाल का विद्रोह, और मगर वह सफल रहा। बाकी जितने ये काम किए वो अच्छे काम किए इन्होंने। इसके अलावा इसने व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अपनाया, व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अपनाया। आगे देखिए, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो एफएसटी ने लगाया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था? तो फिर एफएसटी ने। इसने बाग लगवाया, बताया था ना, 1200 बाग लगवाया था दिल्ली के आसपास, इसमें दासों को नियुक्त किया था, 1,80,000 दास को नियुक्त कर दिया भाई, कहा कि भाई ले जाइए ऐसा कीजिए। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया? 300 नगरों का निर्माण किया, नहीं बसाया, 300 नगरों का निर्माण किया इसने, जिसमें फेमस जो नगर थे, एक तो जौनपुर नगर बसाया था, जौनपुर नगर जौना खां के नाम पे बसाया था, जो भाई था एमबीटी, जिसका नाम एमबीटी का नाम था जौना खां, उसके नाम पे बताया था। हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, देखिए सब फ से है, फिरोजपुर, ये सब नगरों का उसने बसाया था। फेमस है, 300 ऐसे नगरों को उसने बसाया था, मतलब बसाया क्या, स्थापना किया था 300 नगरों का, ठीक है।
उसके बाद बहुत से सराय बनाया, मंदिर बनाया, मकबरा, सब बताएंगे। अब अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे कला संस्कृति का ना, तो उसमें बताएंगे कौन क्या बनवाया था, इसमें एक साथ नहीं। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखिए भाई, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसे दोनों संप्रदायों के लोगों एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? वो थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और राज की खर्च पे हर्ष की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक हुआ। फिरोज शाह तुगलक हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के राजवंश का अंतिम शासक में कौन था? वही नसरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग का आक्रमण होगा और इसके बाद ये बसाएंगे क्या क्या खिलजी खां द्वारा यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना की जाएगी। सैयद वंश इसी तुगलक वंश के अंदर में है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। अब देखिए, बर्नी की किताब है, अरे यार कहां भाग रहे हो? बर्नी की किताब का नाम है, बर्नी का तारीख है फिरोज शाही। और एक किताब का नाम है फतवा जहांगीरी। कौन है? फतवा ए जहांगीरी। ठीक है, इतनी चीजें मैंने बताया पूरे तुगलक वंश से। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये मेरा दावा है। उसके बाद एक कहा जाता है कि एफएसटी के बारे में कि इसने क्या किया, इजदारी व्यवस्था स्थापित किया, इतलाक पद्धति लाया। और इसी के समय कहा जाता है कि तो पूरे तुगलक वंश के समय बिजारत जो है अपने स्वर्ण काल में था बिजारत, यानी वजीर को ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, ये सभी प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे ये प्रश्न जो है बनते हैं, क्योंकि ये इतने प्रश्न, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएंगे। अब इसके बाद हम अगला जो क्लास कराएंगे उसमें सैयद वंश प्लस लोदी वंश पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।